कौमी सलामती पॉलिसी तो बन गई, बड़ी अच्छी बात है और हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए क्योंकि मिनी बजट भी पेश हुआ, वो भी पास हो गया। फिर उसके फ़ौरन बाद कौमी सलामती पॉलिसी भी पास हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया। मामलात अब किस तरफ जाएंगे, लेकिन मामलात की संजीदगी को समझिएगा नाजरीन। कौमी सलामती पॉलिसी का अहम जुज़ मीडिया का किरदार और मईशत की कारकर्दगी, दोनों देखे, दोनों बड़ी अहम है। अमेरिका की कौमी सलामती की पॉलिसी, मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो हैं परवेज़ खटक साहब, वो प्रोग्राम देख रहे होंगे क्योंकि आजकल उनको भी टाइम मिल रहा होगा काफ़ी। तो और वज़ीर जो दिफा हैं उनके साथ जो दीगर अफराद उनके दफ्तर में काम करते हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, हमारे मुल्क की अफवाज हैं, उनके सरबराहान के दफातर के अंदर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं अकेला वो एंकर हूँ जिसका प्रोग्राम जो है वो GHQ में भी देखा जाता है और पसंद भी किया जाता है। ख़ास तौर पे हसास इदारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंदीदगी से देखते हैं। पाकिस्तान के हसास इदारे भी देखते हैं और दीगर ममालिक के भी हसास इदारे बड़े गौर से प्रोग्राम का मुताला करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक है। तो आपके सामने जो चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि कौमी सलामती के दिफा के लिए मीडिया का किरदार बड़ा अहम। देखिए, चीखती चिल्लाती नौजवान एंकरें जो आपने छोड़ी हुई हैं, जो बी जमालों की तरह हाय इंडिया हाय इंडिया हाय इंडिया करके बात करती हैं, उनकी वजह से तो कौमी सलामती का दिफा नहीं होगा। और आमिर लियाकत भाई तो बिग बॉस का हाउस चलाना चाह रहे हैं, वो तो कौमी सलामती का दिफा नहीं करेंगे। तो इस मुल्क के सिर्फ पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग जिनकी बात में वजन होगा, चाहे वह मेजबान हो चाहे वह मेहमान हो, वही इस मुल्क का दिफा कर सकते हैं। यह मैं बराह रास्त हूँ इस वक्त शहर पिंडी के अंदर बैठे मेरे ख़ास तौर पे देखने वाले भाई, सीनियर्स और ऐसे लोग जिनको देखते ही फ़ौरन सैल्यूट किया जाता है, उनसे मैं मुखातिब हूँ। सर, इफ वी वांट टू फाइट द 5th जनरेशन वॉर against India, we need educated people on media speaking in English. पाकिस्तान में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर वो हमारी मईशत के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की के जरिए करवा रहे हैं। एक पलकी शर्मा वियॉन और ग्राविटास चैनल की हमारे पूरे मीडिया पर भारी, सारे अंकल शाम को व्हाट्सएप के अंदर उसकी क्लिपें भेजते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं। अंकल आपको पता है सारे हमारे किस टाइप के हैं, किस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं, या उस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं जिनका जिक्र मैं टीवी पर नहीं कर सकता, या रियासत मुखालिफ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है अंकलों को कि रियासत के इदारों को बदनाम किया जाए। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि इफ़ वी वॉन्ट टू कन्फ्रंट पीपल लाइक अर्नब, if we want to confront people in the Indian media, we have to speak the same language and we have to talk to them and pay them in the same coin. ये मैंने बड़ी गहरी बात की है। जो लोग मजाक समझते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि सोशल मीडिया पर आप जाएं, अब ये इंडिया वालों की नई साजिश है, आप पाकिस्तानी फ़नी एंकर लिखें, मैं आ जाता हूँ। मैं फ़नी नहीं हूँ। इंडिया वालों, तुम में बहुत बड़ी फ़नी ख़राबी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फ़नी हूँ, मैं अपनों को नहीं छोड़ता, तुम्हारे साथ क्या करूंगा खुद राजी। तैयार हो जाओ, मैं बता रहा हूं। यह मुल्क बेशक मेरी बेकदरी करता है, लेकिन हम अपनों को कभी छोड़ते नहीं हैं। मोहब्बत एक ही दफ़ा करते हैं, इस मुल्क से की है। हम अदनान समी खान, तारिक फ़तेह, राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम नहीं है कि यहां पर भी कौमी नगमा गा लेंगे, आपका कौमी नगमा भी गा लेंगे। नो, मेरा नाम अली नासिर है, मुझसे बच के आगे चलो। अब बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन लेना एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। फिर यह बनेंगे कि इकोनॉमी कितना अहम किरदार अदा करती है नेशनल सिक्योरिटी में। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहा था और मैं तमाम चीज़ों के लिए नाज़रीन आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ और जिन लोगों का नाम मैंने लिया उन सब से भी माफ़ी मांगता हूँ। बिलखुसूस
राहत फ़तेह अली ख़ान साहब और आतिफ असलम साहब से पहले माफ़ी मांग ली, ताकि बाद में आए नहीं ना मेरे ऊपर। मैं अपने सिद्ध के दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद कतई ये कहने का नहीं था, ज़रा उसको पैराए में, उस पैराए में ना लिया जाए, तमाम चीज़ों को हज़फ कर दिया जाए। आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम मईशत की। मईशत का कौमी सलामती में कितना बड़ा किरदार है, इसको देखना, सोचना, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखना, सुनना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आज दावत दी है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आज उनसे इस मुतल्लिक बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब देखा कि पहले मिनी बजट पास हो गया, फिर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि उसके फ़ौरन बाद कौमी सलामती पॉलिसी भी पास हो गई। खैर, ये बड़ी गहरी बात है, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया और समझने वाले भी समझ गए। लेकिन अब कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई तो इसमें अहम जुज़ पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। क्या ऐसा मुल्क जहां का अपना मरकजी बैंक शुतर बेमुहार होगा और जहां पर उनकी मुआशी पॉलिसी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के ताबे होगी, और जो मुल्क अपनी, अगर मैं गलत बोलूं मुझे इस्लाह कीजिएगा, अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैरूनी कर्जों के अंदर देने पर मजबूर हो, ऐसे मुल्क में कौमी सलामती का तसव्वुर वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। माशी खुदमुख्तारी का मतलब और शरह जो है उसको तफसील से बयान करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अब आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको वजाहत से समझाइए। जी अली नासिर साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं। इसका ताल्लुक बिल्कुल बहुत ही बुनियादी बातें आपने उठाई हैं। पहली बात तो ये है कि मैं उसको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये जो कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की गई है, उसी के साथ ज़िमनी बजट लाना, ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो जो मेंबरान वोट देंगे, ज़रा उनको अपने ज़मीर को तो आवाज़ दे देनी चाहिए कि एक तरफ वो आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे मईशत की शरह नमो सुस्त होगी, जिसके रोज़गार के मौक़े कम मैसर आएंगे, और जिसके ज़रिए ये यकीनी बना लिया गया है कि पाकिस्तान आइंदा भी IMF के पास जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कहा था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यकीनी बना लिया गया है। नंबर एक कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे और आइंदा भी उनका डिक्टेशन लेंगे और आइंदा भी ऐसे फैसले करेंगे जो कौमी सलामती से मुतसादिम हों। मगर यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेंबरान पार्लियामेंट वोट देंगे, उसको मंजूर करेंगे कौमी सलामती पॉलिसी 2022-26 को, और साथ में वो ऐसी नई पॉलिसियाँ, बिल्कुल नई पॉलिसियाँ माशी नहीं बनती, तो इसको नरम से नरम अल्फाज में अपने आप को और कौम को धोखा देना। देखिए, अव्वल तो पहले तो ये कौमी सलामती पॉलिसी जो है, इसमें ये ऐसा बताया गया जैसे कोई नई बात है। हम आपके प्रोग्राम में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तो सोवियत यूनियन जब टूटा था, जब ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी, बिल्कुल। और दुनिया में फिर माशी तरक्की का कंसेप्ट आया था। माशी तरक्की का मतलब ये शरह नमू कोई चीज़ नहीं होती। असल चीज़ ये है कि जो शरह नमू हो वो खुद निसारी के उसूलों पर मबनी हो, पायदार तरक्की हो, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, फीकस आमदनी बढ़े, हर आदमी को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात उसकी मैसर हों, उसको पीने का साफ़ पानी मैसर हो, वो ज़िंदगी आराम से गुजार रहा हो, वो अपने बच्चों को कैलोरीज इतनी दे सके कि पेट भी भर जाए और उनकी सेहत भी बने, पीने का साफ पानी भी हो, सैनिटरी भी हो। ये तमाम शराइत होती हैं। उसके लिए मुकम्मल तब्दील करना होगा माशी पॉलिसियों को, बजट को, और उसमें कोई पेट्रोलियम लेवी नहीं हो सकता, उसमें GST कोई 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तालीम में क्या मैं एक जुमला इसमें इजाफा कर सकता हूं कि मुआशी नाहमवारी, या आप समझें कि बायस प्रेजुडिस्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन इक्वालिटी क्या जामिन हो सकती है कौमी सलामती की? एक मुल्क के अंदर अगर इतनी ज़्यादा मुआशी नाहमवारी हो और इस तरह तकसीम वसाइल हो जैसे पाकिस्तान में है, तो कौमी सलामती का मामला ख़तरे में आ सकता है या नहीं? जी, जुमला जोड़ दिया।
देखिए, इसमें तो जो आपने बात की है उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, वो कंसेप्ट ये है कि कौमी सलामती को उस वक्त तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बनाया जा सकता। सोवियत यूनियन जो टूटा था, उनके पास बेतहाशा न्यूक्लियर थे, उनकी फौज बहुत मजबूत थी, लेकिन वहां पर गुर्बत थी, करप्शन था, बेरोजगारी थी, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था, असासे बेचे जा रहे थे निजकारी के नाम पर, और तबाह बर्बाद हो गया। तो ये जो पाकिस्तान, ये जो आज हमें ये मैग्नीफाई करके जो बता रहे हैं जैसे कोई नई चीज है। अरे जनाब, जो आपने एक प्रोग्राम में, मुझे याद है, इंक्लूसिव ग्रोथ की हुकूमत की पॉलिसी की बात की थी, बहुत पुरानी बात है। वो क्या था? वो भी यही थी। तो ये बात तो अब खत्म हो गई है ना। हम, आप जो जुमला कह रहे हैं वो सही तो है, 100% सही है। आम आदमी के लिए अगर मैं ये कहूं कि हमारे मुल्क में तो छोटी मोटी तरक्की जो होती है, 4% की शरह नमू, वो अवाम पर बोझ डालकर, बैरूनी कर्जे लेके, तालीम का बजट कम करके, सेहत का बजट कम करके, तरक्याती खर्चात में कटौती करके, पेट्रोलियम लगा के, जीएसटी की ऊंची शरह लेके, एमनेस्टी देके, इन चीजों से तो आप अवाम पर बोझ डाल के हासिल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उसकी जिद है, बिल्कुल उसका उल्टा है। तो मैं इसीलिए मेंबरान पार्लियामेंट से दरखास्त कर रहा हूं कि जरा अपने ज़मीर को टटोलें, जरा पढ़ें कि ये कौमी मईशत मजबूत होना काफी नहीं है। मईशत की मजबूती के साथ अवाम का एम्पावर होना, अवाम की हालत बेहतर बनाना, अवाम की फलाह बहबूद बनाना, मैंने वो जो 4-5-7 मैंने फैक्टर्स बताए थे वो ये हैं। लेकिन आज जो पॉलिसियां हमने बना ली हैं और जो पहले थी, उसके नतीजे में जो आपने नुकात उठाए हैं, उस समय मैं अगर कहूं कि आइंदा भी हम आईएमएफ के पास जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। आइंदा भी हम कहेंगे जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आईएमएफ की शराइत माने, अवाम को कुचलें। अगर आप कौमी सलामती की बात करें तो सलाला में भी हुआ था, और हमारी अफवाज ने कहा था कि जी अमेरिका ने जो हमारी फौजों को मारा है वो साजिश है, गलती नहीं है। लेकिन बाद में हम खामोश हो गए। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हम खामोश हो गए। क्योंकि हम, मेरे ख्याल से ये मौजूदा हुकूमत में बैठी सियासी जमाती तो वहां गई थी सड़कें बंद करने, आपको याद नहीं है? नहीं, आपकी याददाश्त तो मेरे से ज्यादा अच्छी है। अब आपने इतने पुराने प्रोग्राम का हवाला दिया, जरा मैं आपको याद करा दूं। आपको याद होगा सड़कें बंद करने में इनका भी तो किरदार था कि नहीं? मेरा जहां तक याद पड़ता है। अच्छा, नहीं वो तो सही है, लेकिन जब आज ये बात खुली गई है, जब आज आप कौमी सलामती पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका मतलब क्या है? मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको बता दूं। हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में नंबर 1, अगर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाकर, जीएसटी को 5% लाकर, पेट्रोलियम लेवी को खत्म करके ये कानून नहीं बनाते और बजट उसके मुताबिक नहीं बनता, तो फिर कौमी सलामती की बात करना अपने आप को धोखा देना है। चलिए, मैं इसकी मामूली सी इस्लाह कर लेता हूं। मामूली सी आपकी इस्लाह करने की वजह से मेरी हैसियत तो नहीं, लेकिन मैं इसमें एक इजाफा कर देता हूं। सर, ये जो बड़े जिम्मेदार हैं, पहले इनकी ज़राअत की या ज़रई आमदनी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। जो मोर देन 100 एकर्स पर हाउस होल्ड ओन करते हैं, मेरे ख्याल से पहला स्टेप उनसे ले लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल फार्मर जो है बिटवीन 5 to 7 एकड़ होल्डिंग वाला, वो तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। लेकिन जैसी माशी नाहमवारी शहरों में है, ऐसी माशी नाहमवारी गांव देहात में भी है। तो जो एज ए फैमिली या हाउस होल्ड 100 एकड़ से ज्यादा, 4 मुरब्बे से ज्यादा जमीन रखता है, पहले उससे शुरू कर लेते हैं उसकी ज़राई आमदनी से, बाकी दूसरों पर बाद में आ जाएंगे। लेकिन आपसे इसी मौजू पर बात करूंगा आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। बात कुछ ऐसी है कि ब्रेक पे जाने से पहले ये वाजे कर दिया डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने कि जो ताल्लुक एक मजबूत मईशत का एक मुल्क की कौमी सलामती पॉलिसी से होता है। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि ठीक है, मैं शायद ये हमेशा आपसे जिला भी करता हूँ ज़राई इनकम टैक्स के ऊपर, ज़राई टैक्स के ऊपर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बात मेन स्ट्रीम में डिस्कस होना शुरू हो जाए कि लार्ज लैंड होल्डिंग रखने वाले लोग इनकम टैक्स दें अपनी ज़रई आमदन पर, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। तो आप देखिएगा इस मुल्क में इतना शोर होगा, तूफान मच जाएगा, भौचाल आ जाएगा, जलजले और सुनामी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कि इस वक्त ऐवान इक्तिदार में बैठे हुए हैं, इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, दे आर दी लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स।
और ये लोग कभी भी ज़राई इनकम टैक्स देने पर राजी नहीं होंगे। इनको छोटे जिम्मेदार से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर माशी नाहमवारी यानी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सिर्फ ये फैसला किया जाए तो ये जनाब शोर मचा देंगे, तूफान मचा देंगे। भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म की बात की तो देखें उनके साथ क्या किया, पता नहीं लगने दिया, लेकिन असल में उनके साथ ही जो लोग थे उन्होंने ही उनको नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके ऊपर शायद हसन सिद्दीकी साहब आप बात करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि पहले ये कहते हैं कि हम आप जो सलामती की जिस वक्त बात करते हैं तो मजबूत मईशत होना काफी नहीं है। आम आदमी को एम्पावर करना है। आम आदमी की हालत अगर बेहतर नहीं बनती तो वो माशी तरक्की भी बेकार है। ये पहले तो हम ये तस्लीम कर लिया। दूसरी बात ये तस्लीम कर लें कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अभी 4 या 5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई आलमी बैंक की, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टैक्सों की मद में 3,800 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है। लेकिन ये जो 3,800 है ये इनकम टैक्स की मद में है। जीएसटी और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो आप ज्यादा ले रहे हैं। तो जो कुछ करना है वो ये करना है कि इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए, जिसकी जितनी आमदनी है वो उस पर टैक्स दे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएं। अगर दोनों साथ नहीं करते तो फिर ये जो कौमी सलामती की बात करना, आम आदमी की बात करना, सिवाय धोखा देने के कुछ नहीं है। लेकिन ये जो आपने ज़री शोबे की बात की, और भी 3-4 चीजें मैं बताता हूँ। आप ये कानून बनाने की कोशिश करें कि प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो मार्केट रेट के नरखों पे होगी तो भी तूफान आ जाएगा। यानी 20 करोड़ का प्लॉट जो है वो 2 करोड़ में बिक रहा है। हुकूमत को भी पता है। इमरान खान साहब का जो 2013 का मंशूर था उसमें ये लिखा है कि जिस प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट से कम होगी उसको मैं कौमी मिल्कियत में ले लूंगा। और दूसरा जो आपने कहा, उन्होंने कहा मैं हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाऊंगा बशमूल ज़राअत और प्रॉपर्टी। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि 4-5 चीजें ऐसी हैं, खाली ज़री शोबा नहीं है। चंद सीटों की अक्सरियत है, अगर सब आमदन की जराए पर टैक्स लगा दिया तो वो सीटें निकल जाएंगी। चंद सीटों की अक्सरियत है, ये पंगा लिया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मसला मैं एग्री नहीं करता, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। इसलिए कि मुशर्रफ ने भी यही कहा था लेकिन उन्होंने भी नहीं लगा पाए। नहीं लगा। ये खुद अक्सरियत की बात नहीं है, वो खुद भी तैयार नहीं है। उनके जो लोग उनके साथ पार्टी में सीनियर पोजीशंस में हैं वो भी तैयार नहीं है। मसला ये नहीं है, ये सूबाई मसला है। पहले मैं आपको बता दूं, केपी में इनकी अक्सरियत थी और है। 2013 में उनकी अक्सरियत थी, टोटल अक्सरियत थी। उस वक्त उनके लोग भी जो थे वो नजरियाती ज्यादा थे। अब तो इलेक्टेबल्स आ गए। उस वक्त भी उन्होंने नहीं 2013 में लगाया था, हालांकि उनके मंशूर में था कि प्रॉपर्टी की मालियत, एग्रीकल्चर टैक्स ये सब लगाएंगे। भाई ये सोचो फिक्र जो है, अच्छा सुनिए तो ये सोचो फिक्र के अंदर क्या खराबी है। आपको पता है अल्लामा इकबाल सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए थे वो फ्रेडरिक नीची से ही हुए थे। और नीची तो खुद कहता था कि गुलाम की जहनियत और होती है और बादशाह या हुक्मरान की जहनियत और होती है। तो हुक्मरान के लिए फलसफा और लागू होगा, कवानीन और लागू होंगे, असूल और होंगे, कवायद व ज़वाबित और होंगे। और ये जो गुलाम तबका है यानी कि हमारे मुल्क की आवाम, जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए कानून, कवायद व ज़वाबित, मामलात बिल्कुल फ़र्क होंगे। इसमें गलत क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल ऐन इंसानी फितरत जो कि फ्रेडरिक नीची ने बयान की है, इसमें क्या बुराई है? सबसे ज्यादा मुतासिर आपको पता है। हाँ, लेकिन हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। हम इससे आगे जब सलामती की बात कर रहे हैं, एक मुल्की अशराफिया है, माफिया है, एक बैरूनी अशराफिया और माफिया है। इख्तिदार में रहने के लिए दोनों की खुशनुदी चाहिए। मतलब ये कि हर हुकूमत चाहे जरूरत हो या नहीं, बात कर दी आपने, बड़ी गहरी बात कर दी आपने, बड़ी गहरी बात कर दी। जी 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 जी, तो मैं इसको मैग्नीफाई करना चाहता हूँ कि बैरूनी अशराफिया की मदद के बगैर भी आप हुकूमत में नहीं रह सकते। और बैरूनी अशराफिया की मदद के लिए आपको आवाम का इस्तेसाल करना होगा, आपको IMF के चुंगल में रहना होगा, आपको टैक्सों की आमदनी कम करनी होगी, आपको बैरूनी कर्जे बढ़ाने होंगे, आपको निचकारी करनी होगी, आपको उनके अहकामात मानने होंगे। विच इज कॉन्ट्रेडिक्टरी टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। सही कह रहा हूँ? That thing is contradictory. मैं अगर एक जुमला कह दूं आपकी बात को, क्या ये कानून आज बना के दिखा दें मुझे कि आइंदा IMF के पास जाने से पहले पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियों की सपोर्ट चाहिए। अगर एक सूबाई असेंबली भी कहती नहीं जाओ तो आप नहीं जाएंगे, ये बना के दिखा दें। और इमरान खान साहब एक तो ये मंजूर करा दें कि IMF पे जाने के लिए सूबाई असेंबलियों की भी जरूरत है। और
हर किस्म की आमदनी पर टैक्स करने की जो बात है प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर की, वो अपनी काबीना से करके दिखा दें, छोड़ें पार्लियामेंट को। बात काबीना ही मंजूर नहीं करेगी उनकी, शायद वो खुद भी नहीं करेंगे। तो जहां काबीना ही नहीं कर रही, तो फिर ये बात करना कि ये कर लें, ये कर लें, बेसिकली इख्तिदार को। एक्सक्यूज मी, टेक्निकल सवाल आप मौजूद हैं आज, मैं आपसे पूछूंगा सर, एक आदमी की 2 बीवियां हों, दोनों से मोहब्बत बराबर बराबर करेगा, सॉरी थोड़ा सा ऐसा माहौल बना रहा हूं, एक आदमी हो जिसकी 2 बीवियां हों, दोनों ही जवान खूबसूरत हों, तो बात यह है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत का बंटवारा कैसे करेगा? अगर एक शख्स है उसके पास पाकिस्तान की भी शहरियत है, गैर मुल्क की भी शहरियत है, एक जस्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो जाहिर बात है जिस तरह 2 बीबियों के दरमियान बंटवारा नहीं किया जा सकता, ऐसे 2 ममालिक जिनका हलफ ले रखा हो, जिनका पासपोर्ट ले रखा हो, जिनकी शहरियत ले रखी हो, जहां वोट करने का इख्तियार रखते हो, तो सर मुझे खुद बता दें, क्या कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी शख्स जो कि एक ऐसा ओहदा रखता हो, क्या वो डुअल सिटीजन हो सकता है या कि नहीं? सरकारी अफसर भी, चाहे वो किसी इदारे से भी वाबस्ता हो। जी, सरकारी अफसर, मेंबर पार्लियामेंट, कैबिनेट में वो आना ही नहीं चाहिए अगर आपको अपनी कौमी सलामती। इसलिए आप दुनिया की बातें छोड़ें, आप एक मुसलमान मुल्क के और जौहरी कुव्वत है, दोनों को दुनिया की तकलीफ है, बहुत से मुल्कों को उनकी तकलीफ है, हमें अपना कानून बनाना पड़ेगा। वजाहत कर दें तमाम इदारे, वजाहत कर दें तमाम इदारे जो इस मुल्क के अंदर काम करते हैं, है ना, जो फैसला करते हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके पास खजाने की कुंजी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते। मैं तो इससे आगे जाता हूं, नहीं यानी अपने मुद्दत मुलाजमत के बाद भी, अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद भी किसी गैर मुल्क में रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। कानून बनाओ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कानून बनाओ। जी, क्या कहते हैं आप? मतलब ये कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक को निकाला जाता है, हाँ, तो 3 साल तक जो है बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते, सीधी बात। ऐसी पाबंदी लागू करें, खाते नहीं रख सकते बैरून मुल्क को। नहीं, मेरी बात आप सुन लें, ये काफी नहीं है, उनके पर पाबंदी हो कि वो और उनके अहल बैरूनी मुल्कों में डॉलर नहीं रख सकते, जो कुछ पैसा यहाँ लाए, नहीं बाहर जा रहे। क्यों आप बाहर रख रहे हैं पैसे? यहाँ से फायदा उठा रहे हैं, नेमतें यहाँ की और पैसा बाहर, कैसे हो सकता है ये? तो जब तक आप अपनी पॉलिसियां मुल्क की मुफाद में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जौहरी कुव्वत, इस्लाम का किला, और सबसे कमजोर पॉलिसी हमारी है, करप्शन सबसे ज्यादा हमारा है, तालीम और सेहत में हम पीछे हैं, और ऐसे कानून साजी बना रहे, बैरूनी माफिया के आप अंडर में हैं, बैरूनी माफिया को तोड़ें, मुल्क की माफिया को तोड़ें, तो ये मुल्क जो है इतना ताकतवर बन सकता है। इसलिए कि यहाँ वसाइल हैं, मादी वसाइल हैं, गवादर है, सीपैक है, हमारे मजदूर हैं, मजदूर अच्छे हैं, किसान हमारे में हैं, लोग दानिश्वर हैं, प्रोफेशनल्स अच्छे हैं, फौज मजबूत है, सब कुछ है। लेकिन अशराफिया, मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया, उनका गठजोड़ इख्तिदार में आने, इख्तिदार में रहने के लिए है। तो जो नुक्ता भी आपने उठाया है, मैं उसकी 100% तायद कर रहा हूं कि नई नेशनलिटी रख सकते, नए खाते नहीं रख सकते, फैसले मुल्क की मफाद में करें। और एक जुमला, आपने जो कुछ अपने मंसूर में लिखा था, अगर उससे आप 100% नाराज कर रहे हैं, तो आपकी मैंडेट खत्म हो जाती है जो आपको अवाम ने। बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे हो रही है और आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा भी बात करूंगा। जाते जाते फिर उन तमाम अफराद से माजरत चाहता हूं जिनका नागहानी या आमदन मेरे मुंह से नाम निकल गया, खास तौर पे आतिफ असलम साहब, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, मेरी इज्जत भी करते हैं, वो बस जल्दबाजी में निकल गया। गलती इंसान से होती है, मुझे माफ कर देना भाई। यहां पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।